Hello everyone, this is Arshpreet Kaur and this is video number 20 of the series History Class 11th. In this video, we are going to complete the chapter number 5. So, in the last video, we have discussed about political organization, right? उस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि कैसे जो क्वारलताइज हैं उनका क्या ड्यूटी रही थी और अपने जंगिस खान ने अपने 4 बेटों को कौन कौन सी जगह जो है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी. देन कैसे कैसे जो है उन 4 सन ने अपनी अलग अलग डायनेस्टीज बना ली, उन सभी में एक सेपरेशन आनी शुरू हो गई. तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने टैक्स के बारे में भी पढ़ा था. अब लास्ट चीज़ है, जैसे आज के टाइम में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही उस टाइम पर यासा जो हुआ करती थी वो एक लॉ था. मंगोल पीपल के लिए एक लॉ था. जितनी भी वो रूल कर रहे थे, जितनी भी टेरिटरी पे, उसके लिए लॉ, ऑर्डर और डिक्री था. डिक्री मीन्स ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है. तो ये जो चीज़ थी एक लॉ की तरह काम कर रही थी. तो क्या हुआ कि जो जंगिस खान है उन्होंने इस लॉ को जो है प्रोमलगेट किया, मतलब डिक्लेयर किया. क्वारलताई जो कि असेंबली हो रही थी 1206 के अंदर, ठीक है. ये जो असेंबली हुई थी उस टाइम पर जंगिस खान ने जो है इस लॉ को डिक्लेयर करा था, राइट. तो पहले क्या है, स्टार्टिंग में इसे बोला गया यसाक, राइट. तो इसमें बताया गया कैसे आर्मी जो है उसकी सारी कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगी, पोस्टल सिस्टम कैसा होगा, एटसेट्रा, राइट. तो ये जो यसाक था, इसे पहले यसाक बोलते थे. तो ये जो यसाक था ये एक कॉम्पाइलेशन था, मतलब कि इसमें सारी ऐसी चीज़ें जो है कॉम्पाइल की थी. कौन कौन सी चीज़ें? कस्टमरी ट्रेडिशंस ऑफ मंगोल. कस्टमरी ट्रेडिशंस का मतलब होता है ऐसे ट्रेडिशंस, ऐसी चीज़ें जो कि बहुत लंबे टाइम से फॉलो की जा रही हैं, राइट. तो अब क्या हुआ कि मिड 13th सेंचुरी के अंदर एक चेंज आया. इसे यसाक ना बोल के यासा बोला गया. और इसे कैसे, किस सेंस में लिया गया? दिस वॉज अ लीगल कोड ऑफ जंगिस खान, ठीक है. पहले तो ये पूरे मंगोल्स की आइडेंटिटी को शो करता था, बट अब क्या है, अब जो जंगिस खान है उनकी अथॉरिटी को शो करना इन्होंने शुरू कर दिया, राइट. तो हुआ क्या, ऐसा क्यों किया कि यासा वॉज कॉल्ड लीगल कोड ऑफ जंगिस खान? इसका रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है. जो मिड 13th सेंचुरी का टाइम पीरियड है उसमें जो मंगोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड होते गए थे, राइट. और उनकी जो पूरी एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपैंड कर रही थी. इसकी वजह से वो न्यूमेरिकली एक माइनॉरिटी थे, मतलब कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल उसमें एग्जिस्ट करते थे. और मंगोल्स जो हैं इन नंबर्स वो बहुत थोड़े थे, राइट. और ये जो है रीजन को चाहे पॉलिटिकली डोमिनेट तो करते थे, बट ये एक माइनॉरिटी तो थे, राइट. इसकी वजह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जिन ट्रेडिशंस को मंगोल्स फॉलो करते थे उन्होंने मिड 13th सेंचुरी के अंदर वो अपने पूरे सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या है इम्पोज कर दिया, राइट. एक ऐसा अथॉरिटेटिव कोड कि जो कि सभी को फॉलो करना पड़ेगा. इसकी वजह से क्या है, मंगोल्स की अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सभी लोगों को वैसे ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जैसे मंगोल्स करते हैं. तो जंगिस खान को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दी उन्होंने. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन. Under this topic, the very first point which you will make is losses of defeated people. मतलब कि उस रीजन में जो लोग रहते थे, जो कि अभी अभी मंगोल्स ने जो है उसे डिफीट किया है उस रीजन को, उन लोगों की क्या क्या सफरिंग्स रही थी. तो जितना भी एग्रीकल्चर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था. हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज जो छोटी छोटी बनाई हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती थी. लोग जो हैं वो मार दिए जाते थे या फिर उन्हें स्लेव बना लिया जाता था. चाहे लोग एलाइट्स हों, मतलब कि रिच हों, चाहे पीजेंट्स हों, मतलब पुअर हों, सभी सफ़र करते थे. तो इसकी वजह से सोसाइटी जो है वो मंगोल एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोचती थी. उनके माइंड में फियर की जो है सेंस हमेशा बनी रहती थी, राइट. नाउ नेक्स्ट चीज़ है
इकोलॉजिकल डिवास्टेशन। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती थी जब भी किसी भी जगह पे जो है ये कैंपेन करते थे, राइट। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, जो अंडरग्राउंड कैनल्स थी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अंडरग्राउंड कैनल्स थी जिन्हें कनाट्स भी बोला जाता था। ये जो कैनल्स हैं ईरानियन प्लेट्यू के अंदर थी। तो जब इन्होंने ईरान के ऊपर जो है अटैक किया तो किसी ने भी इसकी मेंटेनेंस नहीं कराई इन कैनल्स की, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कैनल्स जो हैं उनमें वाटर होता है, तो सारी जो वो लैंड है वो बैरन हो गई, वो बंजर हो गई। इसकी वजह से जो वो रीजन है वो एक तरह से डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग गया, बिल्कुल जैसे सूखा पड़ जाता है वैसा हो गया। इसकी वजह से कई पार्ट्स जो हैं खुरासान के वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। इससे हमें पता चलता है एनवायरनमेंट पे भी बुरा असर पड़ा था। तो ये जो सब कुछ भी हो रहा है, ये दोनों चीजें ये हुई थी इन फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी, राइट। इसका मतलब क्या है, आई हैव टोल्ड यू इन वीडियो नंबर 9, राइट, कि फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी का मतलब है 1201 to 1250। सोशल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के अंडर एक सब पार्ट आता है, वो है नोमैडिक वर्सेस सेडेंटरी। इसमें जो है बताया गया है कि जो मंगोल्स हैं उनके जो लीडर्स हैं, राइट, उनके लीडर्स हैं वो कैसे सेडेंटरी सोसाइटी के अगेंस्ट थे। सेडेंटरी मीन्स कि एक ही जगह पे रहना, सिटीज डेवलप करना, एग्रीकल्चर करना एंड ऑल दीज, ठीक है। तो क्या हुआ, इन 1230s जो मंगोल्स थे उन्होंने चिन डायनेस्टी को पूरा कॉन्कर कर लिया था। We have discussed about Qin dynasty in video number 18. So जो चिन डायनेस्टी है उसे कॉन्कर कर लिया और जो मंगोल लीडर्स थे वो अगेंस्ट थे सेडेंटरी लाइफस्टाइल के, राइट। तो इन्होंने दो चीजें कही, जो पीजेंट्स है उनका मैसेकर कर देना चाहिए, मतलब कि जो पीजेंट्स एग्रीकल्चर करते हैं उन्हें पूरी तरीके से मार देना चाहिए, ठीक है। तो सेडेंटरी सोसाइटी के ये अगेंस्ट थे मंगोल लीडर्स। और जो फील्ड्स हैं उन्हें पास्चर लैंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए, राइट। कि एक्चुअल में हमने बताया है वीडियो नंबर 17 के अंदर कि कैसे जो मंगोल्स हैं वो नोमैड्स हुआ करते थे, पेस्टोरलिस्ट हुआ करते थे या हंटिंग करते थे, तो वो फील्ड्स एंड ऑल के अगेंस्ट थे। इसकी वजह से जो ये लोग थे ये सेडेंटरी सोसाइटी के अगेंस्ट होते जा रहे थे। बट देयर वाज अ चेंज इन 1270s। जो कुबलाई खान है, ये जो है ग्रैंडसन है जंगिस खान के, ये इमर्ज हुए एज अ प्रोटेक्टर ऑफ पीजेंट्स एंड सिटीज। सिटीज भी जो है वो सेडेंटरी सोसाइटी का एक सिंबल है। अब जो 1290s के अंदर और इम्प्रूवमेंट हुई और जो गजन खान है जो कि मंगोल रूलर ऑफ ईरान है एंड तुलु हैं जो कि यंगेस्ट सन ऑफ जंगिस खान हैं, उनके डिसेंडेंट हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि जो पीजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट वायलेंस जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बुरी है। इन्होंने अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को वार्न किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने अपनी एक स्पीच के अंदर कहा कि जो पीजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे लिए फूड ग्रेन जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अगर हम सारे जो हैं ये पीजेंट्स के अगेंस्ट हो जाएंगे, उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इन्होंने कहा कि एक ओबीडियंट पीजेंट होता है और एक पीजेंट होता है रेबल, मतलब दुश्मन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है हमें हमेशा याद रखना चाहिए, राइट। तो इससे पता चला जो सोसाइटी है उसमें पहले सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है उसके अगेंस्ट थे ये सारे। उसके बाद 1270s और 1290s के टाइम पीरियड के बीच में और इम्प्रूवमेंट्स होती गई और ये जो रूल है वो काफी फ्रेंडली होना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट चीज है इंटीग्रिटी कैसे बना के रखी, मतलब कि अपने जो रूल है, अपने रूलिंग जो टेरिटरी है उसमें कैसे जो है काफी अच्छी तरीके से यूनिटी बना के रखी। इन्होंने क्या किया, जो कॉन्कर्ड सोसाइटीज होती थी जो अभी अभी अटैक करके उन्होंने जीती हैं, वहां से भी ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता था, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल चाइना के जो भी जितने भी सेक्रेटरीज हैं उन्हें
ईरान में भेज दिया जाता था। जो पर्शियन, ईरान और पर्शिया, ईरान जो है उसका पुराना नाम पर्शिया है, तो जितने भी पर्शियन हमारे पास सेक्रेटरीज होते थे तो कुछ को जो है वो चाइना के अंदर भेज दिया जाता था। ऐसे जो है वो ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो बनी रहती थी। ठीक है, तो कई स्कॉलर्स हैं जो कि इनके अगेंस्ट भी बोलते थे, इन ग्रेट खान्स के अगेंस्ट बोलते थे, जैसे जुवाइनी, हमने ये पहले पढ़ लिया है। देन ये लुच उत्साई, देन रसीदुद्दीन, तो ये सारे जो ये तीनों हैं ये जो है अगेंस्ट इन्होंने भी बोला है कि ये जो ग्रेट खान्स हैं ये जो बोलते हैं उन्होंने वैसा फॉलो नहीं किया। फॉर एन एग्जाम्पल जो रसीदुद्दीन है, इन्होंने जो गजन खान की स्पीच थी उसे ड्राफ्ट किया था। इन्होंने कहा कि गजन खान को अपनी स्पीच के अकॉर्डिंग पीजेंट्स को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए। So under social organization, we have discussed about the ecological devastation, the losses of the defeated people, then nomadic versus sedentary, then integrity. Right. Now we will move to the next topic, that is conclusion. तो इस टॉपिक के अंदर हम मंगोल एम्पायर को पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कैसी उसकी इमेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है, जब भी हम जंगिस खान के बारे में सोचते हैं हम सोचते हैं कि वो एक डिस्ट्रॉयर थे जिन्होंने पूरी जो लैंड है अपनी, जितनी भी जहाँ पे भी एम्पायर जो है क्रिएट की, उन्होंने वहाँ की डिस्ट्रक्शन ही की है। बट इसमें बताया है कि जंगिस खान एक ग्रेट लीडर थे। इन्होंने बताया कि जो मंगोल पीपल थे जो इतने फ्रैगमेंटेड थे, इतनी उनके अंदर सेपरेशंस थी, उन्हें यूनाइट कर दिया। ठीक है, उन्हें फ्री कर दिया जितनी भी ट्राइबल वॉर्स होती थी उनसे। राइट, चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन होती थी उन पर, उससे भी फ्री कर दिया। जो ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है, उन्हें रेस्टोर किया। बड़े बड़े ट्रैवलर्स जो हैं उन रूट्स की तरफ अट्रैक्ट हुए, जैसे कि मार्को पोलो। राइट, तो इन्होंने बताया कि जो मंगोल खान्स हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बिलीव्स में फेथ रखते थे। जैसे कई रूलर्स जो हैं वो इस्लाम में मानते थे, देन क्रिश्चियनिटी में बिलीफ रखते थे, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स में फेथ रखते थे। पर इन्होंने कभी भी अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने पर्सनल बिलीव्स को कभी भी इम्पोज नहीं किया कि अगर मैं इस्लाम को मानता हूं तो आप सभी को भी वही करना पड़ेगा। राइट, इन्होंने जो रिक्रूटमेंट है, मतलब कि ऑफिसर्स को जो सिलेक्शन है उसकी, वो मल्टी एथनिक रिलीजन्स, डिफरेंट रिलीजन से की है। मल्टीलिंगुअल मतलब कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को सिलेक्ट किया है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है। फिर उसके बाद हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो तिमुर हैं ये एक रूलर हैं और जो कि एक मोनार्च क्रिएट करना चाहते थे, मतलब ये राजा बनना चाहते थे। बट ये एक्चुअल में जंगिस खान डिसेंट के नहीं थे, मतलब कि जंगिस खान की फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। राइट, सो इनके अंदर बहुत सी हेजिटेशन थी कि मैं रूलर बनना चाहता हूं बट मैं जंगिस खान की फैमिली से बिलोंग नहीं करता। इसकी वजह से उन्होंने जंगिस खानिद फैमिली का सन इन लॉ बन के अपनी जो रूल है वो किया। राइट, तो इसमें बताया है कि कैसे इतनी बड़ी एम्पायर की क्रिएट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, ये हिस्टोरियंस जो हैं वो समझ नहीं पाते। और जो जंगिस खान है उन्हें मंगोलिया के जो लोग हैं वो बहुत ही प्राइड से उनका नाम लेते हैं, उसे नेशनल हीरो की तरह कंसिडर करते हैं। राइट, तो इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। So here we come to the end of this chapter. I have tried my best to tell you each and every point under this chapter. So I have done my best by teaching you all this. You do your best by subscribing to my channel. Thank you so much.